हेलो दोस्तों, आज हम एक हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया को पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, जाना, बनाना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं हैं। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी जब सेंटेंस होता है तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है: कर्ता, कर्म और क्रिया। देखिए कैसे। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, राम दिल्ली जाता है। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। तो ये जो सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पर राम और दिल्ली ये जाता, ये सेंटेंस में तीन पार्ट हो गए। इसी दूसरे सेंटेंस में मोहन किताब और पढ़ना, ये इसके तीन पार्ट हो गए। तो राम को जो है हम कर्ता कहते हैं कि राम इसमें कर्ता है, और दिल्ली इसमें कर्म है, और जाना इसमें क्रिया है। तो यही चीज जो होती है क्रिया होती है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है। तो जो मोहन है, मोहन इसमें इस सेंटेंस में कर्ता है, किताब एक कर्म है, और पढ़ना है जो ये क्रिया है। दोस्तों, ये जो कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों रूप इंग्लिश के ही रूप मान लीजिए। जैसे कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और क्रिया को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इसको हम इंग्लिश के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि भी किसी भी इंग्लिश के जो वाक्य होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरीके से हिंदी में कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होता है। तो आज हम स्पेशली क्रिया को पढ़ रहे हैं। तो जिस शब्द में कोई कार्य करने की जो बोध होता है उसे ही क्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें जाता है, पढ़ता है, और यही सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया में हम धातुएं पढ़ेंगे। धातुओं के अंतर्गत मूल धातु है, यौगिक धातु है, और दूसरे नंबर पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नाम धातु और पूर्वकालिक क्रिया इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले धातुओं के बारे में जान लेते हैं। तो आइए अब धातुओं के बारे में जानते हैं। धातु क्या होती है? जब किसी मूल शब्द से किसी क्रिया का निर्माण होता है तो उसे ही धातु कहते हैं। जैसे कि हम लिख देते हैं लिख, और लिख में जब हम कोई मूल प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे ना हमने जोड़ दिया तो ये बन गया लिखना। तो इसमें जो शब्द लिख है यही एक धातु है, और ये शब्द पूरी एक क्रिया का निर्माण कर दिया, लिखना। तो वही इसमें चीज है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। मतलब लिख एक यहाँ पर धातु है। तो इन धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल धातु होती है और एक यौगिक धातु होती है। तो इन्हीं को हम जानते हैं कि मूल धातु क्या होती है और यौगिक धातु क्या होती है। इसे मूल धातु वो होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी शब्द पर आश्रित नहीं होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं पढ़, लिख, सो, पी, खा, देख इत्यादि जो और भी होते हैं, ये सब मूल धातुएं हैं। ये किसी पर आश्रित नहीं है, बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, तभी ये मूल धातुओं की श्रेणी में आती हैं। और अगर इन यौगिक धातु की बात करें तो इनमें यही जो मूल धातुएं हैं, इनमें कोई भी प्रत्यय लगाकर शब्द बना दिया जाता है जो यौगिक का रूप ले लेता है। जैसे कि हम इन्हीं को ले लेते हैं, जैसे पढ़ लिखा है, पढ़ में ना प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ना।
ये एक यौगिक धातु है। लिख, लिख में ना प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा लिखना, ये भी एक यौगिक धातु है। और इसी तरीके से आगे भी दें, जैसे खा लिखा हुआ है, खा में हम ना प्रत्यय लगा दें तो हो जाएगा खाना। तो ये एक यौगिक धातु है जो प्रत्यय से जुड़कर बनी हुई है। तो इस तरीके से हमने देखा मूल धातु और यौगिक धातु क्या होती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में, क्या होती हैं ये। और इनसे आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में सकर्मक और अकर्मक इत्यादि से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते ही रहे। तो आइए अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं कि ये सकर्मक और अकर्मक क्या होती हैं। जैसे कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया के नाम से स्पष्ट है सकर्मक, मतलब जिसमें कर्म की उपस्थिति हो। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया में कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति होगी, तभी ये सकर्मक क्रिया है। कुछ इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि लिखते हैं हम, राम खाना खाता है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि राधा गीत गाती है, गाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें राम एक कर्ता का रूप है, खाना एक कर्म है और खाना खाता है, ये एक क्रिया है। तो हमारी डिफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे जिसमें कर्ता और कर्म और क्रिया तीनों की उपस्थिति होती है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। या तो सीधे तौर पर कह सकते हैं, जिस भी वाक्य में कर्म की उपस्थिति हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में भी राधा गीत गाती है, तो ये राधा कर्ता हुई, गीत कर्म है और गाना एक क्रिया है, ये क्रिया है। और अगर यदि अकर्मक क्रिया के बारे में बात करें तो अकर्मक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है अकर्मक, मतलब जिसमें कर्म की उपस्थिति नहीं होगी, कर्म इसमें अनुपस्थित होगा, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है, तो इसको हम सीधे लिखते हैं, राम खाता है। तो इसमें हमने देखा राम तो एक कर्ता है और खाना एक क्रिया है, तो इसमें कर्म की अनुपस्थिति हो गई, तो ये जो है एक अकर्मक क्रिया हो गई। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा गीत गाती है। अब ये गीत को यानी कि इस कर्म को बीच से हटा देंगे, तो राधा गाती है, राधा इसमें एक कर्ता हो गई और गाना एक क्रिया है, तो ये भी एक अकर्मक क्रिया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सकर्मक और अकर्मक में क्या है। और अकर्मक में एक कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अक्सर आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल मिलता है, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, ये हमने उदाहरण लिया। सॉरी, इसको एक ही लाइन में लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, उड़ते हैं, मान लीजिए लिखते हैं। तो इसमें पक्षी जो है एक कर्ता है। अब यहां पर आपने देखा जो आकाश में लिखा हुआ है और उड़ना ये क्रिया है,
तो आप जो आकाश में लिखा हुआ है इसे आप कर्म समझकर इसे सकर्मक क्रिया का रूप आप मान सकते हैं कि सकर्मक क्रिया है, लेकिन ये एक अकर्मक क्रिया है। वो किस लिए है? क्योंकि इसमें आकाश में एक अधिकरण लगा हुआ है। आपने अगर कारक पढ़ा होगा तो जानते होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, उसी तरीके से एक अधिकरण आता है जिसमें अधिकरण में होता है मैं और पर आता है। तो यही जो आकाश में जो है एक अधिकरण लग गया है, में आकाश में उड़ते हैं, तो इसीलिए जो कर्म की है ये अनुपस्थिति हो गई है, तो तभी ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गया है। तो इसी तरीके से हमने देखा सकर्मक क्रिया के बारे में और अकर्मक क्रिया के बारे में। जो यहाँ पर हम कारक बता रहे थे, तो कारक टॉपिक भी आगे चलकर हम बताएंगे आपको कि कारक ये किस तरीके से होते हैं। तो इसके बाद में हमने सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा और अकर्मक के बारे में पढ़ा। अब हम संयुक्त क्रिया के बारे में जानते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या। तो आइए अब संयुक्त क्रिया के बारे में जानते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया वो होती है जो किसी दूसरे क्रिया की सहायता से बनी हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हम अपना काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो करना है और चुकना है ये दोनों जो है क्रिया हैं, तो इसीलिए ये संयुक्त क्रिया का रूप ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वह अपना खाना खा चुका। यहाँ पर खाना और चुकना ये दोनों भी क्रिया हैं। तो एक क्रिया जब दो क्रियाएं जब एक साथ में आ जाती हैं तो वो संयुक्त क्रिया का रूप ले लेती हैं। तो इस तरीके से ये संयुक्त क्रिया बन जाती है। तो हम इसमें कुछ और भी एक चीज होती है जानते हैं, जैसे कि जो पहले क्रिया आती है उसको मुख्य क्रिया कहा जाता है, मुख्य क्रिया। और जो बाद में क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है, सहायक क्रिया। तो इस तरीके से हमने संयुक्त क्रिया के बारे में जाना। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर संयुक्त क्रिया के बारे में जाना। अब आगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं। तो आइए अब प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्ता कार्य को स्वयं ना कर वो काम किसी अन्य से करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए होते हैं और पूछा जाता है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल में, राधा ने खाना बनवाया, खाना बनवाया। और जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम ने किताब पढ़वाया, पढ़वाया। और जैसे हम कह सकते हैं माँ खाना बनवाना। हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर तीनों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है जो करता है उस काम को स्वयं नहीं कर रहा है, किसी अन्य से करवा रहा है। जैसे राधा ने खाना बनवाया, मतलब राधा ने स्वयं खाना ना बनाकर किसी और से खाना बनवा रही है। दूसरे नंबर पर राम ने किताब पढ़वाया, तो राम ने किताब को स्वयं ना पढ़कर उस किताब को किसी दूसरे से पढ़वा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। और तीसरे नंबर पर माँ खाना बनवाना, माँ जो है स्वयं खाना ना बनाकर किसी अन्य से बनवा रही है खाना, तो ये भी एक प्रेरणार्थक क्रिया हुई। तो इस तरीके से हमने प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जाना। आगे हम नाम धातु क्रिया के बारे में जानते हैं। तो आइए अब नाम धातु क्रिया के बारे में जानते हैं। नाम धातु वो क्रिया होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि शब्दों से मिलकर बनती हैं। जैसे कि हाथ से हथियाना हो गया, झूठ से झुठलाना हो गया, अपना से अपनाना हो गया, और बता से बताना हो गया।
तो उपरोक्त जो ये क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो भी बनती हैं क्रिया, तो वो सभी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो आइए अब पूर्वकालिक क्रिया के बारे में जानते हैं। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जब कोई कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत ही दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर दे, तो वहाँ पर जो पहली वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैं खाना खाकर बाजार जाऊंगा। तो ये जो खाना खाना है पहली क्रिया हुई, वो खाना खाकर तुरंत ही बाजार चला जाएगा, तो बाजार जाना जो है ये दूसरी क्रिया हुई। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम खाना खाकर चाय पिएंगे। तो इसमें भी खाना खाना जो है पहली क्रिया हुई और तुरंत वो चाय पिएगा खाना खाकर, तो चाय पीकर पीना जो है दूसरी क्रिया हुई। तो इसमें जो पहली वाली क्रिया है ये दोनों ही ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो ऐसे हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, जब एक क्रिया के बाद में तुरंत कोई दूसरी क्रिया हो रही हो तो वहां पर हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो हमने पूर्वकालिक क्रिया के बारे में भी पढ़ा। तो हमने इस तरह से क्रिया के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं हमने यहाँ पर जाने हैं। और इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अन्य भी हिंदी के टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में क्रिया के बारे में जाना था और हमारा अगला टॉपिक होगा विकारी और अविकारी शब्द को। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। इनको हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।